यस, जो भी डिस्कशंस जो कल हुए इन द प्रीवियस सेशन, इफ देयर इज एनी क्वेरी तो वो पहले पूछ लें आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है बेटा? प्लीज जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करके आगे बढ़िए। नहीं, मान ले नहीं है। ओके, तो जो क्वेश्चन आप लोगों को फॉरवर्ड हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या हुआ है आपका, कहाँ तक पहुँचे आप? यू हैव प्रिपेयर्ड द ट्रेडिंग एंड P&L। कुछ तो एंट्री तो आपने बना ली होंगी जो बिल्कुल इजी है। शुरू हो जाओ बच्चों फटाफट। ट्रेडिंग एंड P&L आपने घर पे बनाया है, तो उसमें सबसे पहले एंट्री क्या डाली है? एक तो पर्टिकुलर बन गया होंगे और ABC 3 कॉलम बन गया। इधर पर्टिकुलर बन गया राइट हैंड पर और ABC पर 3 कॉलम बन गया। ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले एंट्री क्या आएगी आपकी डेबिट साइड पे? परचेजेस। और ओपनिंग स्टॉक दिया है उसने, उसका क्या करेंगे हम लोग? पहले तो ओपनिंग स्टॉक आएगा। जल्दी से क्वेश्चन को खोल के रखिए साथ में। कभी भी आप ट्रेडिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 9,000 एंड 8,400 एंड 12,000। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने 4 चीज़ें दी थी। एक तो ओपनिंग स्टॉक, 1/12/2000 का, सैलरी, परचेजेज एंड सेल्स, 4 आइटम्स बस देयर। और नीचे बाकी उसके और ढेर सारे कैलकुलेशन के दिए थे। तो ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है, इसको पूरा पूरा उतार दीजिए, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। इन द लेफ्ट साइड फिर परचेजेस कर सकते हैं आप। भाई एक सीक्वेंस तो ये है ना कि पहले से कुछ सामान मेरे पास बिजनेस में पड़ा हुआ है, फिर मैं नया खरीद के लाया तो उसको इंट्रोड्यूस करूंगा कि हाँ ये आया। दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस, और यही तरीका है। इससे आपकी पिक्चराइजेशन भी अच्छी है। तो परचेजेस डाल दिए आपने। नाउ आफ्टर परचेजेस अगला काम, क्योंकि अगले कामों में दिक्कत है आपको, सेल्स आपके लिए आसान है एकदम। ठीक, तो सेल्स डाल दीजिए। जो गिवन आइटम्स हैं उसमें आपके पास स्टॉक है, विच इज़ वेरी इजी टू पोस्ट ऑन इन द P&L. Second one is the purchases, which is very easy to post on. And third one is the sales, which is also very easy to post on. केवल उसको उठा के लिख देना है, इधर से उठाना है उधर लिख देना है। तो ये 3 आइटम्स आपके हो गए। क्लियर है? इन पे तो कोई डाउट Yes, नहीं है sir. ना? सेल्स वाले लिख दीजिए 42,000, 36,000 एंड 1,02,000। ये आपके 3 जो आपकी गिवन फिगर्स थी इन द क्वेश्चन, उनको आपने ट्रेडिंग एंड P&L में पोस्ट कर दिया। नाउ फर्दर अब आपको काम क्या करना है? इसमें स्टॉक डालना होता है। ट्रेडिंग में आपको स्टॉक डालना होता है, आपको स्टॉक डालना होता है और प्रॉफिट या लॉस ढूंढना होता है। तो क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें स्टॉक खोजा जा सकता है इनकी गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से? क्या GP खोजा जा सकता है? क्या चीज खोजी जा सकती है? तब हम लोग सवाल को पढ़ते हैं आपके साथ साथ। ठीक है, तो जहाँ पर ये गिवन फिगर्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिसंबर का स्टॉक कुड नॉट बी वैल्यूड फॉर सर्टेन रीजंस।
उन्होंने बोल दिया कि दिसंबर के स्टॉक की वैल्यूएशन हम नहीं कर पाए ड्यू टू द सर्टन अनअवॉइडेबल रीजंस, बट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट उन्हें पता है ऑन द सेल्स ऑफ ए बी सी डिपार्टमेंट इज 40, 30 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने ये बोला कि हम स्टॉक तो नहीं खोज पाए, बहुत बिजी थे, कुछ ऐसा काम था, कुछ हमारे पास बंदे नहीं थे, तो स्टॉक क्लोजिंग क्या है ये मुझे नहीं पता। जब उन्हें ही नहीं पता है तो आप कहाँ से इसको पहली निगाह में ढूंढ सकते? नहीं ढूंढ सकते। इट मे बी द आउटकम ऑफ when you are going to finalize your trading account, then the outcome result means the balancing figure may be the closing stock। आप ट्रेडिंग की, इन्होंने आपको स्टॉक दिए, ट्रेडिंग की परचेजेस दी, ट्रेडिंग की सेल दी, यहाँ सकते तो आपका काम हो गया। दो आइटम बड़े बड़े मिसिंग है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, वो क्योंकि अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं तो 31 को कुछ कर नहीं पाया, इसका मतलब कुछ करना था, इसका मतलब कोई क्लोजिंग स्टॉक है। वो ये बोल देता कि सारा सामान बिक गया तो आपका झगड़ा खत्म, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। आप इन्हीं फिगर्स को उठा के टोटल मारते और सीधे सीधे जीपी निकाल के रख देते। लेकिन उसने बोला कि हम क्लोजिंग स्टॉक की गणना नहीं कर पाए, कुछ कारण थे ऐसे। तो अगर कुछ कारण ऐसे थे तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक था विच इज अनकैलकुलेटेड। अभी आपके लिए सरदर्द आई है कि ये फिगर भी आपको वर्कआउट करनी है। अगला काम आपके लिए क्या हो जाएगा कि दैट इज जीपी के लिए रास्ता आपको मिल रहा है। जीपी आप खोज सकते हैं। अगर जीपी आप खोज सकते हैं तो जीपी के खोजने के लिए क्या रास्ता है आपके पास? जीपी के खोजने के लिए उसने आपको एक रास्ता दे दिया है कि जीपी मुझे पता है कितना है, कि जो जो सेल्स होती है उसका 40, 30 और 20% रेस्पेक्टिवली है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये बता दिया उसने कि जो हमारी सेल्स है उसका 40% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। पढ़ लीजिए इस लाइन को। उसने बोला कि स्टॉक तो हम नहीं ले पाए, बट द रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर ए बी एंड सी डिपार्टमेंट इज 40, 30 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। बोलता है जो ये बिकता है इसका 40% जीपी है ए के लिए, और 30% बी के लिए, और 20% सी के लिए। तब इसको कैलकुलेट कर दो भैया, आप सबके पास कैलकुलेटर है, अच्छे से जल्दी से जरा। सेल्स आपको पता ही है, ए की है 42,000, इस पे 40% लगा दीजिए, बी की है 36,000, इस पे 30% लगा दीजिए, और सी की है 1,02,000, इस पर 20% लगा दीजिए। और जैसे ही इनको आप कैलकुलेट करोगे व्हाट यू विल गेट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस काम को आप लोग करिए और मुझे बताइए। जस्ट टेक योर टाइम ऑफ 2 और 3 मिनट्स वॉट एवर, और इनको कैलकुलेट करके बताइए। हाँ, कुछ लोग हैं बेटा जिनको मैं बीच में एंट्री दे नहीं रहा हूँ अभी, बिकॉज आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल सेशन है और इसमें बीच में आएंगे तो वो बेचारे बोर ही हो जाएंगे। तो जो लोग टाइमली ज्वाइन है, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई वहां तक ठीक, वरना बीच में आएंगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। ठीक, बाकी वो लोग हैं कि जिन्होंने एपोलॉजी नहीं दी है अभी तक, तो उनकी एंट्री तो बैन है। चलिए, तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं अगली कि जीपी। तो अब कुछ लोगों ने तो निकाल लिया होगा आई थिंक। यस बेटा, ये बात समझ आई जो मैंने बोली? फर्स्ट क्लियर दैट थिंग, फर्स्ट क्लियर कि आपको ये बात समझ आ गई जो डिस्कस हुई कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिल सकता है हमको। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी मेरा सामान बिकता है उसमें से 40% ग्रॉस प्रॉफिट होता है ए डिपार्टमेंट के लिए, और जो भी सामान बिकता है बी डिपार्टमेंट का उसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और सी डिपार्टमेंट का 20% होता है। तो बस इनको निकाल दो और जल्दी से वो फिगर मुझे चैट पे डाल दो।
ठीक है, और सी का, ये दोनों सही हैं। आप सारे लोग इन फिगर्स को कॉपी कर सकते हो जो ये चैट पे दिख रही है। थर्ड, तीसरे का, जल्दी से बताइए तीसरे का। यस करेक्ट। तो पहले का 16,800। सारे लोग बेटा इसको बनाओ कॉपी में और नोट करते जाओ। क्वेश्चन आपके पास है ही है, तो जब कभी भी आप इस पर दोबारा जाएंगे तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी और आसान हो जाएंगी। तो पहले की फिगर आपकी वर्कआउट होके आ रही है 16,800, सेकेंड इज 10,800 एंड थर्ड इज 20,400। ये तीनों आ गई आपकी। तो जो गिवन आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से आपने सारी चीजें फिट कर दी। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो बता ही नहीं पा रहे हैं कुछ कि उसका क्या रेशियो है, क्या अंदाजा है, तो वो अब आपके लिए क्या बन जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। अब इनका टोटल लगाइए आप लेफ्ट हैंड साइड का सारा, और इस टोटल को लगाने के बाद, इस टोटल को लगाइए आप फटाफट। फिर इस टोटल को लगाने के बाद इसको आप राइट हैंड साइड पे पुट अप कर दीजिए, और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक आपका वर्कआउट हो जाएगा। क्लियर? इस काम को करिए और जल्दी से क्लोजिंग स्टॉक बताइए। बात समझ आ रही है ना आपको पूरी? लेफ्ट हैंड साइड के ऑफ द ए करेक्ट, एंड ऑफ बी एंड सी, ऑफ बी करेक्ट एंड सी, ये भी ठीक है भाई। ये तीन फिगर है जो आपको अब डाल लेनी चाहिए अपने उसमें। प्लीज जिसको डाउट हो रहा हो वो पूछना जरूर, फ्रैंकली स्पीकिंग पूछिए जरूर वो। बेटा अगर आप डाउट्स को पूछोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और इसका कतई वो नहीं मानूंगा मैं कि आपको समझ नहीं आया, क्योंकि क्लास तो जगह ही है समझे समझना, आपस में समझने और समझाने के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी इशू, रिजॉल्व इट इन द क्लास। उसको घर लेके मत जाइए, मैं बार बार बोलता हूँ, घर पे हल नहीं होंगे वो। प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ करो, अपने आप अच्छे हो जाओगे, देखोगे आप में खुद चेंज आ रहा है। चलिए, तो इन तीनों का लेफ्ट हैंड साइड का टोटल आपको लेना है, ए का, बी का, सी का, तो उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड के टोटल में, और आपके पास सेल्स की फिगर है, उस सेल्स की फिगर को इस टोटल से घटाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट? इतना काम आपका हो गया। देखिए कितने अच्छे से आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज कर लिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपका मैनेज हो गया, तो अभी जो जीपी आपका कैरीड फॉरवर्ड या कैरीड डाउन है, इसको आप ब्रॉड डाउन बना लीजिए, राइट हैंड साइड पे ले आइए। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं पी एंड एल की ओर। तो जीपी भी आप लेके आगे चल दिए, और आप लेके राइट हैंड साइड पे आ गए। नाउ अगला क्या बता रहा है वो आपको, वो लाइन मुझे पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके कैलकुलेशंस होंगे। The indirect expenses for the whole business of all three departments are, तीनों डिपार्टमेंट्स के मिला करके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 10,800 रुपए हैं, 10,800। आउट ऑफ दिस 1/6 of whole are to be divided in the three departments in the portion of 113। वो बोलता है कि ये जो 10,800 रुपए हैं, इसमें से 1/6 जो हिस्सा आए उसको 1, 1 और 3 के रेशियो में बांट दो। ठीक भाई, तो 1/6 का तो हिसाब हो जाएगा,
और बाकी जो 5/6 है उसका क्या करें? तो उसके लिए बोलता है एंड द बैलेंस, मतलब 5/6 की बात कर रहा है, एंड द बैलेंस रिमेनिंग इन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से। भाई उसने आपको यही तो बताया ना कि 1/6 का ऐसे ऐसे हिसाब कर दो, तो हाँ कर देंगे, लेकिन ये यार बाकी 10,800 में जो ये 5/6 बचा हुआ है इसका क्या करें? तो इसके लिए वो बता रहा है कि इसको चार्ज करो इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल सेल्स। ये जो आपके डिपार्टमेंटल सेल का रेशियो हो है ना कुछ, इसमें बांट दो, इसको इसमें लगा दो और अपना ट्रेडिंग एनपीएल बना दो। इतनी आसान बात बोली है उसने। मैंने आपको कल भी बोला था जो जो फिगर या जो जो काम आपसे वर्कआउट हो सकते हैं उनको कर लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने में दिक्कत हो सकती थी, इसको आप आसानी से कर सकते थे इनडायरेक्ट वाले को। तो इसका पहले 1/6 निकालिए, तो 10,800 का 1/6 1/6 कितना आएगा? 1,800, करेक्ट। अब इस 1,800 को 1:1:3 के रेशियो में बांटना है। तो रेशियो 1:1:3 का डिनोमिनेटर 5, तो 5 से इसको आप डिवाइड करिए, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 360। तो बोलता है 1:1:3, तो 360 इसी रेशियो में तो बांटना है ना। किस रेशियो में बांटना है? 1:1:3, करेक्ट। तो आपके लिए ए के लिए 1 कितना हो जाएगा, कितना हिस्सा हो जाएगा? 360। बी के लिए 360 और सी के लिए कितना हिस्सा होगा? मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? प्लीज प्लीज रिस्पॉन्स। यस, 1,080 रुपीज। सारे लोग बेटा कोई भी क्वेश्चन से दूर मत रहो। अगर आप दूर रहोगे तो फिर थोड़ी देर के बाद आप इसको ध्यान नहीं दोगे, छोड़ दोगे बेटा। प्लीज गेट इन्वॉल्व। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम धीरे धीरे से आसानी से हम लोग चले, ब्लैक बोर्ड की तरीके से हम आपको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आपके पास गिवन था 1,800, उसकी पहली शर्त थी कि उसके 1/6 को 1:1:3 में बांट दीजिए। तो आपको लिखना है ए बी सी, 3 बना लिया आपने। तो एज पर कंडीशन अब आपका एक छोटा सा वर्क नोट बन रहा है। उस वर्क नोट में आप ऊपर लिख दो कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये उस वर्क नोट की हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब इन फिगर्स को आप वर्कआउट कर रहे हो ना, इसके बाद इनको आप पोस्ट करोगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। तो कोई ये पूछ सकता है यार ये तो 10,800 रुपए थे, ये किस हिसाब से बांट दिए भैया? तो आप बताओगे नहीं नहीं सर ये शर्तें थी, ये फलाना था। हाँ तो क्या किया है? और कभी भी अगर आपको एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन ऐसे करने पड़ जाए तो प्लीज मेक द वर्क नोट, वरना ये लगता है कि अगल बगल वाले से उठा के छाप तो नहीं दिया। कभी भी कुछ हो तो वर्क नोट बनाइए आप प्रॉपर, ऊपर लिखिए उसके फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हेडिंग हो गई उसकी। उसके बाद आप बना दिए ए बी सी 3 कॉलम। फिर उसके बाद उसमें वाले पर्टिकुलर लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, और वहाँ पर आप लिख दो पहला एज पर कंडीशन फर्स्ट 1,800 रुपीज़ इन द रेशियो ऑफ 1:1:3, और वो आप बांट के ऐसे लिखा जाइए 360 और 1,080 रुपीज़। एक काम आपका हो गया। अब जो बचा रह गया सेकंड कंडीशन, व्हाट अमाउंट इज रिमेनिंग, अब कितने पैसे बच रहे हैं? 9,000 रुपीज़, क्योंकि 1,800 रुपये तो आपने बांट दिए। अब आपके पास बच कितने रहे? 9,000 रुपये। अभी 9,000 रुपये को बेटा बांटना है सेल्स रेशियो में, और ये मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ही बताएंगे। 2-3 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, चलिए बताइए। और इनको भी जो आपने वर्क नोट बनाया है उसकी सेकंड कंडीशन के नीचे इनको फिट कर दीजिएगा, फिर उस वर्क नोट का टोटल लगा दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या हिस्सा ए में गया, क्या हिस्सा बी में गया, क्या हिस्सा सी में गया, और इन तीनों का टोटल आपका
जो गिवन फिगर है कितनी है, 10,800, उससे मैच कर जाना चाहिए, बस इतना काम है। तो जल्दी से आप ये जो सेकंड कंडीशन है इसका फॉलो अप करिए। समझ आ गई है ना? सेल्स रेशियो में बांटो विद इन 2 to 3 minutes। फिर आ गया दूसरी चर्चा। यस बच्चों, समझ आई है बात? यस, देन कैलकुलेट। 2100। ओके, first tell me what is the sales ratio? So 7:6:7. करेक्ट, 7:6:17। ठीक है, तो 7 के हिसाब से 2100, ये जवाब भी बिल्कुल सही है। और 6 के रेशियो के हिसाब से 1800, ये जवाब भी बिल्कुल सही है। और सी का हिस्सा 5100, ये जवाब भी बिल्कुल सही है। इनको आप लोग लिख सकते हैं इन योर वर्क नोट। नाउ मेक द टोटल। तो अब ए का टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 2,460. ठीक, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2,160. करेक्ट। और सी का कितना हो जाएगा? 6,180. ठीक, इन तीनों का अगर आप अलग से टोटल लगाएं तो वो कितना आ रहा है? ये जो फाइनल टोटलिंग आपने की ए बी सी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अलग अलग, 10,800. हाँ, तो इतना ही तो बांटना था ना बेटा आपको। Yes, sir. तो नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि व्हाट यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इज जस्ट करेक्ट एंड वी हैव फॉलो द कंडीशंस गिवन। कोई अन्याय नहीं हुआ और जो तरीका था उसी हिसाब से बांट दिया गया। तो आपने देखा कि किस अच्छे तरीके से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांट दिया एज पर द कंडीशंस। ठीक, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, इसकी टोटलिंग लगा दो और नेट प्रॉफिट को वर्कआउट कर दो, आपका काम खत्म। जल्दी से मुझे नेट प्रॉफिट बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सैलरी, अरे वाह, हाँ सैलरी भी तो करनी है। सैलरी का कुछ करना है कि सीधी सीधी पोस्टिंग करनी है? मतलब आप लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, जो चीजें सीधी सीधी पोस्टिंग करनी है उनको, उनका भी मुझे कुछ काम करना है क्या? उनका मुझे कुछ नहीं करना है, उनका आप ही को करना है। तो सैलरी चढ़ाओ ऊपर, करेक्ट। और उसके बाद आप एनपी बताओ मुझे। जो यार नकल टीपने वाले आइटम है उनको तो टीप ही दो, उनमें क्या दिक्कत है। वर्किंग वाले हमको आपको डिस्कस करने हैं जहां पर डाउट्स हैं। हाँ, तो सैलरी आप फिट करिए और उसके बाद नेट प्रॉफिट बताइए। हाँ, नेट प्रॉफिट मुझे कुछ बताए जा रहे हैं। हाँ भाई, जो ये बता रहे हैं ऋषभ जी, इसको बाकी लोग भी जरा देख लो सही है कि नहीं। दूसरे वाले का 120 बिल्कुल ठीक है।
Yes, anybody will confirm the answer provided by the Rishabh is correct or not? बी वाला तो एकदम करेक्ट है, एक जगह हम आपको अश्योर कर देते हैं और बाकी तो मेरी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। कोई दूसरा या तीसरा इनके साथ इनकी मदद करे जल्दी से। और ऑप्शन दोनों है, सही भी हो सकता भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको काम कराने के लिए मेरी ओर से सारी जद्दोजहद है। जल्दी करो यार, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरा डिस्कशन हो इसका। करेक्ट, अच्छा ये आप भी समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ये सही है। चलिए ठीक, तो नाउ यू आर एबल द हैंडल्स, नाउ यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशंस और द कंडीशंस गिवन एज पर द क्वेश्चंस। और ये कई तरीके से दी जा सकती है, अभी तो आपने एक दो तरीके देखे, ये परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और तरीके से हो सकती है। आपका फोकस क्या होना चाहिए कि हम कंडीशंस को फॉलो अप कैसे करा दे। अब एक नई बात मुझे आपसे करनी है जिसकी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, और फर्दर आपको क्या करना होगा कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको, सीखने की बात है तो आप इसको सीख सकते हैं कि क्या परसेंटेज है। जैसे उसने आपको परसेंटेज दे दिया कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ये है ऑन द सेल्स, तो आपसे ये सारी वर्किंग कराए और उसके बाद आपसे पूछ सकता है जरा जीपी रेशियो कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। तो अब आपने जीपी वर्कआउट कर लिया है तो उसको सेल्स के साथ आप कैलकुलेट करके बता दीजिए ये परसेंटेज है। या नेट प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ सकता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग द नेट प्रॉफिट टुवर्ड सेल्स, ये कैलकुलेशन करा सकता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एबल टू मेंटेन द P&L properly, then whatever the conditions or questions are arising from it, you are able to handle it, because all such questions are just the answer, उनका क्या होगा, just the outcome of the figures you have already drawn। उनका आंसर तो यही है कि जो फिगर्स आपने वर्कआउट कर रखी हैं बस उन्हीं को आपको काम करके उनको दे देना है। मैं इस पे और इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, फिर यही बढ़ता ही चला जाएगा हमारा टॉपिक, ठीक ना। अब आपसे इसका परसेंटेज पूछा जा सकता है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा जा सकता है, इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। इनके परसेंटेजेस विद डिफरेंट एक्सपेंसेस पूछे जा सकते हैं, ठीक, ये हो सकता है आपके साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो मेन बात है उसकी बात करेंगे अब हम लोग। असली बात जो आपके साथ करनी है, जो इसमें एक मेन टॉपिक बच रहा है, वो क्या बच रहा है कि यहाँ तो आपने देखा कि जो परचेजेस हैं और जो सेल्स हैं वो आपको बिल्कुल अलग अलग अच्छे से दे दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, इन तीनों डिपार्टमेंट्स की अपनी सेपरेट वर्किंग है, इनकी सेपरेट परचेजेस हैं और इनकी सेपरेट सेल्स हैं। तभी तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, एक बोल रहा है मेरी परचेज इतनी, दूसरा बोल रहा है मेरी परचेज इतनी, कोई झगड़ा नहीं है कहीं। यानी जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, द ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर, उसी में एक आधा आइटम और बढ़ा लें हम लोग सेम सिमिलर टाइप के, तो ये कुछ उस तरीके के डिपार्टमेंट हैं विच आर वर्किंग इन, यू कैन से इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन अ कंसर्न। तो उनकी सेल्स अलग है, उनकी परचेजिंग अलग है, उनके अपने अपनी सैलरीज अलग है, उनका सब कुछ अलग अलग है। दिक्कत कहाँ पे आ रही, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, जो डायरेक्ट नहीं है। जो डायरेक्ट नहीं है वो वही है, जैसे वो रिपेयर और मशीनरी और वो साले वाले खर्चे जिनको सब कॉमनली यूज कर रहे हैं। यहां तो आपका काम हो गया। अब एक इशू बाकी है बड़ा, वो इशू क्या है कि किसी डिपार्टमेंट को अगर किसी डिपार्टमेंट से कुछ इंटर सप्लाई मिल रही है, अब क्या होगा बेटा। मान लीजिए ये जो बी और सी दो डिपार्टमेंट दिखाए गए हैं आपको, इसमें बी कुछ सामान परचेज भी कर रहा है और कुछ ए भी उसको दे रहा है, और ए जो दे रहा है वो प्रोसेस्ड दे रहा है। बात समझ आती जा रही है, मतलब अपने यहाँ की सेल टाइप का आइटम दे रहा है। सेल का मतलब वो तो अलग अलग बेच रहे हैं, वो बात अलग हो गई। यहां पर वो बना के दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दे रहा है, तो उसके लिए तो सेल जैसा है, या इसको हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोलेंगे, और बी के लिए इंटर डिपार्टमेंट रिसीविंग बोलेंगे। तो ऐसे अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन है तो उन केसेस में
क्या अमाउंट स्टॉक की तरह, क्या अमाउंट हम इंक्लूड करें, क्या ना करें। समझ आती जा रही है बात आपको? बताइए, बात समझ आ रही, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? क्योंकि जहां आपकी सेपरेट और सेफ परचेज है वहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है। आपका अपना सेफ ओपनिंग स्टॉक है, कोई झगड़ा नहीं। आपकी सेपरेट सेल्स है, किसी से लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और इन दोनों पे आपने काम करके देख लिया, जो गिवन और खर्चे हैं उनको रेशियो में बांट दिया, आपका काम हो गया। अब इसी में एक शर्त जुड़ जाए, ये जो बी है इनको ए की कुछ सप्लाई मिलती है, साथ ही सी की भी कोई सप्लाई मिलती है। अब इसको किस पैसे पे रिकॉर्ड किया जाए? साथ ही ये बोल दिया जाए कि ये जो बी है ये कुछ सामान ए को भी दे देते हैं और कुछ सी को भी दे देते हैं। लो, और बड़ी बात आ गई। होता है ना, जब कभी कहीं कोई डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। दिस इज ए सिंपल प्रोसेस इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेसेस। होता है, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को बनाया और उसके बाद वो उसके यहाँ का प्रोसेस मटेरियल दूसरे के यहाँ का रॉ मटेरियल है, उसने उठा के उनको दे दिया। अब उन्होंने अपने यहाँ से बनाया और तीसरे को दे दिया, या उसी में से कुछ लौटा दिया वापस कुछ बना के। ऐसी कई सारी घटनाएं आएंगी। ये कैसे हैंडल होंगी? क्योंकि आप क्या जानना चाह रहे हैं, आपका फोकस कहाँ पे है, आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ पे है? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी regarding in the terms of revenue what is fetching, regarding in the terms of revenue which is going to be generated by that department। आपका फोकस यहाँ पे है कि उसके यहाँ मेरा कितना पैसा लग रहा है, उसके रिटर्न में वो कितना आउटपुट दे पा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी से आपका कंसर्न है। तब ये जो दूसरे डिपार्टमेंट के हिस्से आते चले जा रहे हैं, इनको कैसे ट्रीट करोगे आप, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अगर उसमें कोई हिस्सा जो पिछला डिपार्टमेंट है अपने प्रॉफिट का भी जोड़ के भेज रहा है, वो आपको हटाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉफिट किसका है? बड़ी कंसर्न का है। अगर आपको प्रॉफिट के साथ सामान बढ़ के मिलेगा तो आपकी एफिशिएंसी गलत हो जाएगी। हाँ, वो अपना प्रॉफिट बता दे कि मेरा ये प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट, जब आप उसको रिकॉर्ड करने वाले हो तो उस वैल्यूएशन को आप हटाओगे, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक रिजर्व। ठीक, जो जो खर्चे लोडेड हैं, लोड किए गए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनका भी एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रही है बात? एक काम करते हैं हम, अभी तो हम लोगों के पास 15-16 मिनट हैं। एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोग लिखो, फिर उसको डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें बड़े अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, या पिक भेजने की कोशिश करता हूँ मैं, जस्ट होल्ड, इसकी पिक भेजता हूँ। जस्ट इन 1 or 2 minutes आई एम सेंडिंग द पिक, फिर उस पर डिस्कशन होता है।
तो इसमें कुछ वैसे ही डेटा आपको दिया होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में थे। फिर कुछ कंडीशंस आती हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से हम लोग डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। यस, मिली आप लोगों को बेटा? प्लीज कंफर्म यू हैव गॉट द पिक। यस, चलिए तब पहले इस पिक को हम लोग सिंपली पढ़ लेते हैं। रानू लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट A, B and C। रानू लिमिटेड हैज द 3 डिपार्टमेंट A, B and C। 3 डिपार्टमेंट है उनके पास। ओपनिंग स्टॉक 3000, 4000, 6000। कंजम्पशन ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल 8000 and 12000। wages 5000 and 10000। closing stock 4, 14 and 8000। sales C की 34000। ये डेटा गिवन है। ये एग्री सारे लोग? ऐसा ही कुछ मिला होगा आपको। तो इसमें एक मेरा छोटा सा सवाल है, ये किस तरीके का डिपार्टमेंट है कि ओपनिंग स्टॉक सबके यहाँ है और सेल्स केवल एक डिपार्टमेंट में? इसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा हो सकता है? तब आपकी समझ बढ़ेगी, तब चीजें अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। प्लीज रिस्पॉन्स। इतनी की बात करते हैं, अभी आगे की बात ही नहीं कर रहे हम। ये गिवन फिगर से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये किस तरीके की एंटिटी है, किस तरीके के इसके ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस किस टाइप के हैं। जैसे पीछे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें जो भी डिपार्टमेंट थे A, B एंड C, उनकी अपनी परचेजेस थी, अपने सेल्स से मतलब वो लोग डिफरेंट प्रोडक्ट में सेपरेटली डील कर रहे थे। अब ये किस तरीके की कंसर्न है कि केवल C के पास सेल है, A, B के पास कोई सेल ही नहीं है। इंटर डिपार्टमेंटल सामान जा रहा है उनका कुछ, करेक्ट। तो आप जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। यानी जो डिपार्टमेंट का स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन किस हिसाब से होनी चाहिए? एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, क्योंकि बिक तो एक ही से रहा है, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू पर वो फर्दर ट्रांसफर हो। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए आर ट्रांसफर्ड टू बी एट ए मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। उसने बोला ए से बी को जो सामान गया, ए से बी को जो सामान गया वो डिपार्टमेंटल कॉस्ट से 50% अबव गया एट ए मार्जिन ऑफ 50%। स्टॉक ऑफ बी आर ट्रांसफर्ड टू सी एट ए मार्जिन ऑफ 10%। कि बी ने जब सी को भेजा तो 10% डिपार्टमेंटल कॉस्ट से अबव भेजा है। अदर एक्सपेंसेस आर द सैलरीज 2000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, रेंट इज 6000, इंटरेस्ट पेड 4000 एंड डेप्रिसिएशन 3000। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बोलता है कि एलोकेट एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल स्टॉक्स आर।
पूरा चक्कर डाल दिया इसने आपके लिए कि एलोकेट द एक्सपेंसेस, ये जो उसने ऊपर एक्सपेंस बताए आपको, इनको एलोकेट कैसे करना है इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है इसमें एलोकेट करना है। तो एक्सपेंस हम लोग एलोकेट कहाँ पर करते हैं? P&L में। और जीपी हमको कहाँ मिल जाता है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में पहले आप जीपी ढूंढ लेंगे, तो जीपी का जो आपस में रेशियो होगा उस रेशियो में ये एक्सपेंसेस फर्दर बांट दिए जाएंगे। ओपनिंग फिगर ऑफ द फिगर्स opening figures of reserve of unrealized profit on departmental stocks are 1000, 2000। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मतलब बी में 1000 रुपए हैं, ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिसके ऊपर प्रॉफिट नहीं लगाया गया, और 2000 रुपए का ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिसपे प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, नहीं लिया गया है। तो डिपार्टमेंटल जो अकाउंटिंग है उसको आप प्रिपेयर करो। तो 1-2 मिनट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जितना हो सकता है आज की क्लास में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का आप वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए बी सी एंड द टोटल दोनों साइड पे। फिर जो आपके पास गिवन फिगर हैं उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली गिवन फिगर एकदम आसान जो आपको केवल उतार देनी है, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक, उसको उतार दीजिए 3, 4 एंड 6। क्या कोई दूसरी ऐसी फिगर है जिसको आप उतार सकते हैं? हाँ सर है। कौन सी है? कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कि जो जो उस डिपार्टमेंट ने कंज्यूम किया वो भी आप उतार सकते हैं, उसमें भी कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, तो ए ने कंज्यूम किया 8000 और बी ने कंज्यूम किया 12000, ये भी आप उतार दीजिए। क्या कुछ और है जिसको वैसे के वैसा उतारा जा सकता है? हाँ हाँ सर, हाँ उतारा जा सकता है। वेजेस, कि यार जो लेबर को दिया है वो तो बिल्कुल सीधा सच्चा है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। हाँ उतार दो भाई। तो वो 5000 एंड 10,000, ये भी आपने उतार दिया। अब क्या कुछ आप उतार सकते हैं डायरेक्ट? हाँ, एक फिगर और उतार सकते हैं आप राइट हैंड साइड पर, जो कि है हमारी सेल्स, ये उतार दीजिए आप, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। कोई और फिगर भी सेम टू सेम उतारी जा सकती है, इस पे अब आपका ओपिनियन लेंगे हम। इन द ट्रेडिंग अकाउंट is there any item which can be put as like same as in the given question? कोई आइटम ऐसा है जो सेम टू सेम जा सकता है? या हो गए पूरे, बाकी सब पे कुछ काम करना पड़ेगा तब जा पाएंगे? क्वेश्चन भी आपके सामने है, डिस्कशन भी हमारा हो चुका है आपके साथ। इज देयर एनी आइटम जो सेम टू सेम रिफ्लेक्ट करे इन द ट्रेडिंग अकाउंट? इज देयर एनी आइटम? नो, नहीं ऐसा नहीं है। एक आइटम है जो सेम टू सेम जा सकता है, क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी तो आपको क्वेश्चन ने बता ही दिया ना, कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा किस पे आएगा? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पर। भाई जो किसी डिपार्टमेंट के पास शुरुआत में है ये उसने बता दिया आपको, उसके अपने खर्चे आपको बता दिए, और जो आखिरी में बचा है वो भी उसने बता दिया है आपको, तो उसको भी वैसा ही वैसा उतार दो। 4, 14 एंड 8, यहां तक आपका काम पूरा का पूरा अच्छे से हो गया है। अब आपको करना क्या है? इंटरनल ट्रांसफर ढूंढने हैं, और फिर उसके बाद अगला काम क्या करना है कि ये जो जीपी है इसको ढूंढना है। तो भाई इंटरनल ट्रांसफर को हम लोग ढूंढने की कवायद शुरू करते हैं। शुरू करिए। डिपार्टमेंट ए, सबसे पहले मुझे इंटरनल ट्रांसफर
कुछ अंदाजा लग रहा है आपको क्या अमाउंट उतारा जाए? इन्हें तो लिख दिया था, स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी एट द मार्जिन ऑफ 50%। तो स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए में क्या क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए में क्या क्या है? कोई भी चीज किसी भी डिपार्टमेंट की स्टॉक का हिस्सा यानी उसकी वैल्यूएशन का हिस्सा क्या क्या चीजें बन सकती हैं बेटा? जैसे हम किसी इंडस्ट्री में हैं तो हम कुछ रॉ मटेरियल लाए होंगे, ठीक ना भाई? हाँ ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, ये भी बात ठीक है, हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ होगा? फिर हमने कुछ परचेज किए होंगे, या अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हमने कुछ कंज्यूम किया होगा, तो वो भी तो हमारे यहाँ एंटर कर गया स्टॉक में, वॉट एवर इज कंज्यूम्ड, ये भी हमारे स्टॉक का हिस्सा है। हाँ ये भी बात ठीक है। आप एग्री कर रहे हैं इन तीनों बातों से? ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस whatever the inputs you have made in such stock। कोई चीज आप 10 रुपए की खरीद के लाए, 10 रुपए की आपके पास पड़ी थी, 20 की कीमत हो गई, हाँ हो गई। 10 रुपए उस पर आपने कुछ बनाने अनामने में मजदूरी कर दी, तब आपके उस स्टॉक की कितनी कीमत हो गई? 30 रुपए। तो वॉट एवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड वो भी तो आपके जुड़ जाने चाहिए। और वेजेस आपके लिए किसका किसका हिस्सा है? ट्रेडिंग अकाउंट का। तो वेजेस भी जोड़ दो इसमें, स्टॉक में, क्योंकि अब ये स्टॉक तो ट्रांसफर होने वाला है ना, तो ये पूरी वैल्यूएशन आएगी, ये पूरी वैल्यूएशन आएगी। बात समझ आती जा रही है? तो ये पूरी वैल्यूएशन निकल के आपकी बन गई 3000 प्लस 8000 प्लस 5000। अब जो क्लोजिंग बचा रह गया है ये हटा दो आप, क्योंकि ये तो आप ही के पास पड़ा हुआ है। तो अब आप इसको हटा दोगे तो अब आपकी फिगर कितनी आ जाएगी? जल्दी से बता दीजिए। 12,000। यस 12,000। अब 12,000 में वो बोलता है कि ये जो आपका काम था 12,000 वाला, तो जो आपने ट्रांसफर किया है वो 50% अबव कॉस्ट किया है। लाइन पढ़िए, बोलता है स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए इज ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बी एट द मार्जिन ऑफ 50%। यानी ये जो वैल्यूएशन आपने किया, दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। कोई चीज उसके पास आई, उस पे बनाने पे जो खर्च हुए, करने के बाद अब उसके पास जो बची है, जो ट्रांसफर करने वाला है, उसकी वैल्यू कितनी है? 12,000। और आप बोलते हो 50% बढ़ा के किया, तो 12 की चीज में 50% हम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 6,000। तो अब ये ट्रांसफर डिपार्टमेंट ए जो है कर रहा है बी को, तो ये कितने का कर रहा है? 18,000। बात समझ आ रही है एवरीबडी? यस सर। तो ये जो 18,000 का इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है, ये अब एक तरीके की परचेज या एक तरीके की यू कैन से द मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल प्रोवाइडेड टू डिपार्टमेंट बी हो गया, तो ये डेबिट हो जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग में। इंटरनल ट्रांसफर 18,000 और बी ए ने इसको दिया है, तो ए के लिए ये क्रेडिट हो जाएगा 18,000। ठीक है ना? ए के लिए तो बाहर हो गया ना, उनके डिपार्टमेंट से, उनके कंसर्न से जो चीज बाहर होती है वो सेल्स की तरीके से हो जाएगी आपके लिए, तो उसको आप सेल्स वाली साइड डाल दो 18,000 में। और दूसरा बी को मिल गया तो एक तरीके की परचेज है या कंजम्पशन है, तो वो आप उधर डाल दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो दोनों साइड बराबर। तो इंटरनल डिपार्टमेंटल फिगर आपने क्या वर्कआउट की? 18,000 फॉर ए। ऐसे ही बी की करेंगे आप। बी की तो कर, ए और बी की हो गई, तो अब ऐसे ही बी और सी की करेंगे आप। क्लियर? और इन ए बी सी की जब आप पोस्टिंग कर दोगे तब आपको जीपी मिल जाएगा। इन द केस ऑफ बी तो मैंने आपको 18,000 बता दिया,
ठीक है। अब बी के केस में आपको, बी टू सी के केस में फिर आपको इंटरनल ट्रांसफर ढूंढना है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। तो जो वैल्यू आएगी वो बी के उसमें क्रेडिट कर दो आप, क्योंकि बी दे रहा है, और सी के उसमें डेबिट कर दो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर के हिसाब से आप उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो इसको आपने कर दिया। तो जो ये टोटल अब आपके बन के आ जाएंगे, तो राइट हैंड साइड के टोटल आपको मिल जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जीपी को ढूंढ लोगे, और ये जो जीपी का रेशियो है इसके हिसाब से आप इनडायरेक्ट खर्चों को जो आगे बताए गए हैं उनको आप पोस्ट करते चले जाओ। इतना काम आप करो, तब कल हम लोग आगे बात करते हैं। और कोशिश करेंगे हम कि आज कोई ढूंढ के एक अच्छा सा आपके लिए और डाल दें। तो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिपार्टमेंटल अकाउंट को फाइनलाइज कर देंगे। और क्वेरी पूछना बेटा और काम करना ये आपका काम, ये आपके एंड पे है। बिना शर्म आप काम करिए और बेझिझक क्वेरी पूछिए, बेझिझक, उसमें कोई झिझक मत रखिए। ये मत शर्माइए मुझे कम आ रहा है, कुछ और किसी तरीके से मत शर्माइए, फ्रीली पूछिए एकदम। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये जो इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफ़र है इसको वर्कआउट जो किया गया, ये बात कुछ समझ आ गई है आप लोगों को? इस पे कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन में आगे फर्दर बढ़ पाएंगे। ये क्लियर हो गई? यस। तो अगर ये क्लियर हो गई है तो आप बी टू सी का ट्रांसफ़र आप ढूंढ लेंगे। जब बी टू सी का ट्रांसफ़र आप ढूंढ लोगे तो उन फिगर्स को पुटअप करके आप जीपी रेशियो जान जाओगे, जीपी जान जाओगे। और अगली कंडीशन ये है कि जीपी के जो भी खर्चे हैं, बाकी जो खर्चे हैं वो आपको जीपी रेशियो के हिसाब से बांटने हैं, तो उस हिसाब से आप बांट देना सारे खर्चे। और आगे की जो कंडीशंस कुछ एक गिवन है उनको कैसे फॉलो अप करना है ये फिर हम लोग कल डिस्कस कर लेते हैं। जितना काम आप कर सकते हो वो आप कर लाओ कल। ओके, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी Thank मच। you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।